हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आपको स्वागत आईएएस चैनल पर हैं। आज हमें ताम्रपाषाण काल के स्थलों के बारे में डिस्कस करना है। इसके पहले हम ताम्रपाषाण काल को एक अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अब मानव पत्थरों के साथ तांबे धातु का भी प्रयोग करना सीख गया था। वहीं अब वो तांबे के धातुओं के औजार बनाने लगा था, कृषि का भी विकास होने लगा था। मुख्य खाद्यान्न फसलों के अलावा वो अब दलहन फसलों की तरफ भी बढ़ चुके थे। किस प्रकार मानव अब विकास के क्रम में बढ़ रहा था। तो हमने ताम्रपाषाण कंप्लीट किया था। अब उसकी जो स्थल है मध्य प्रदेश के जो पश्चिम भाग में जो स्थल प्राप्त हुए हैं हमें, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कायथा। कायथा पढ़ेंगे। इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2015 बीसी से लेकर आपके 1380 बीसी के मध्य इसका टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं ये आपके उज्जैन जिले के तराना तहसील का एक गांव है और एक ये वहां पुरस्थल है कायथा। उज्जैन से लगभग आप 25 किलोमीटर पूरब दिशा की तरफ जब जाएंगे तो चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। उसके दाहिने तट पर आपको काली मिट्टी के मैदान में स्थित जो स्थित है वो कायथा है। ये कायथा की लोकेशन बता दी कि मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो उज्जैन में है। उज्जैन जिले में एक तराना तहसील है, उसका एक गांव है। और ये आप जब 25 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे तो चंबल की जो सहायक नदी है आपकी काली सिंध, उसके दाहिने तट पर ये स्थित है। तो ये तो आप समझ गए कायथा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। अब जो इसकी खोज हुई थी वो 1964 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके बारे में हम काफी कुछ बता चुके हैं आपको। मेसोलिथिक पीरियड में एज में जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि भीमबेटका की खोज इन्होंने की थी। इन्होंने आपके सरस्वती नदी का मार्ग लुप्त हो गया उसकी खोज की थी। इन्हें पद्मश्री मिला है, जो नीमच जिले के हैं और कर्मस्थली उज्जैन है। तो इनके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं 3 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें बस एक नया फैक्ट और आपको याद रखना है कि 1964 में आपके विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कायथा स्थल की क्या की थी, खोज की थी। क्योंकि ये उज्जैन में ही पढ़ रहे थे विक्रम विश्वविद्यालय में, तो वहीं इन्होंने इसकी खोज भी की थी। और जो कायथा का जो प्राचीन उल्लेख मिलता है वो कपितक माना जाता है। इसका जो उल्लेख है वो प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य वराह मिहिर का उनका एक ग्रंथ है वृक्ष जातक, जिसमें उन्होंने अपने जन्म का क्या किया है, उल्लेख किया है। अच्छा, ये वराह मिहिर की जो एक ये आपके मध्य प्रदेश की है क्योंकि उज्जैन में ही इनकी जन्मस्थली है। और इसलिए 3 मार्कर के आपके मेंस के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 499 एडी से लेके आपका 587 एडी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। इनका एक्चुअली में नाम मिहिर होता है। वराह जो है वो इन्हें उपाधि दी गई होती है विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य जो उस समय उज्जैन के शासक थे, तो वराह जो था सुअर या सुकर कहते हैं, ये विष्णु का तृतीय अवतार माना जाता है। और मगध में या गुप्त काल में इसकी बड़ी महत्ता थी वराह की। प्रतीक चिन्ह के रूप में राज का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो था वो वराह था। तो जो मिहिर थे आपके, इनका जो आपका टाइम पीरियड बता ही दिया मैंने, ये गुप्त काल वाला चल रहा समय। वही जो इन्हें वराह प्राप्त मिला हुआ है वो एक उपाधि मिली हुई है, सम्मान मिला हुआ है। तो उसके पीछे एक दंतिया है कि जब इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप, क्योंकि ये 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वराह के जो मिहिर के पिता थे वो आदित्य दास थे। वो सूर्य के उपासक थे। वो एक अच्छे ज्योतिषी थे, गणतज्ञ थे, जो कि इन्होंने अपने पिता से गणतज्ञ और आपका ज्योतिषी का भविष्य वक्ता हुई। वहीं इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जो आपके 3 मार्कर में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 550 एडी में इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी है, जिसमें इन्होंने आयंस का मान 50.32 सेकंड होता है उसका जिक्र किया है।
वही इन्होंने एक आपकी लिखी है वृत्त जातक, जिसमें इन्होंने अपने जन्म का उल्लेख किया है। एक और है वृत्त संहिता। ये 3 बुकें आपको याद रखना है, वह मेहर की है, पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई है ग्रंथ। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक तो ये लिखा है, एक पंच सिद्धांति का होगा, एक वृत्त संहिता होगा। ये 3 ग्रंथ याद हो गए आपको। इसके अलावा ये इनका जो विशेष है कि आर्यभट्ट से इनकी मुलाकात हो जाती है। आर्यभट्ट से ये इतना प्रभावित होते हैं कि उनका जो खगोल शास्त्र है वो भी ये अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। और उस समय के 5वीं 6वीं ईस्वी के ये अच्छे गणितज्ञ, ज्योतिषी आचार्य और एक खगोल शास्त्री, ये तीनों आपके मेहर को उनमें तीनों में ये पारंगत थी। और आर्यभट्ट ने जो कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया कि हाँ पृथ्वी गोल है। और ये इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है। और उन्होंने कहा कोई ये अज्ञात बल है, जिसे कालांतर में काफी दिनों बाद न्यूटन ने उसको गुरुत्वाकर्षण बोला, उसको सिद्ध किया है। तो न्यूटन से पहले ही ये उसको बता चुके थे मेहर कि पृथ्वी कोई अपने ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, कोई एक अज्ञात बल है जो इसके पृथ्वी खींचती है सभी वस्तुओं को। और फिर कालांतर में न्यूटन ने उसको गुरुत्वाकर्षण करके सिद्ध किया है। और जो वराह उपाधि की बात बता रहा था, किंवदंतियां थी, ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। एक भविष्यवाणी की इन्होंने कि विक्रमादित्य का जो पुत्र है वो 18 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो विक्रमादित्य ने कहा कि यदि मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद कभी किसी की भविष्यवाणी नहीं करूंगा और ज्योतिष को कभी नहीं मानूंगा। तब कि 18 वर्ष बाद विक्रमादित्य के पुत्र की जो मृत्यु है वो वराह से होगी। और उन्होंने एक दिन मुकम्मल किया कि उस दिन उनकी मृत्यु होगी। अब वो दिन आया। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को एक सुरक्षित जगह पे 5 मंजिल या 7 मंजिल जगह पर बैठाया, काफी सैनिक लगाए और हर आध घंटे में उनकी एक सूचना प्राप्त की कि वो अब सकुशल है। जब वो समय आया तो उनके दरबारी ने या उनके गुप्तचर ने बताया कि नहीं, मेहर तो सुरक्षित है। तो विक्रमादित्य ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत हो गई है। तो मेहर ने कहा नहीं, चलो देखते हैं बालक कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। ये लोग जब देखने जाते हैं तो 5 मंजिल की जो इमारत पे वो सुरक्षित थे, वहां देखा कि उनके कुछ दोस्त पत्ते वगैरह खेल रहे थे। तो पूछा विक्रमादित्य ने कि राजकुमार कहाँ है? तो उनके मित्रों ने कहा कि उसको कुछ देर पहले घबराहट हुई तो वो कुछ छज्जे के पास जाके खड़ा हो गया। वो छज्जे के ऊपर वराह की एक मूर्ति रखी हुई थी या एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, और वो ऊपर हवा चली और वो नीचे गिरा और उसके सीने में जाके घाव करता है और जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाती। हाँ, असली का वराह नहीं था, एक मूर्तिनुमा वराह जो गिरा, उनका प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था महल के ऊपर, वो गिरा। तो उस दिन से ही विक्रमादित्य ने इनको वराह मेहर, जो मगध का सर्वोच्च सम्मान था, वो उससे सूचित किया और अपने 9 रत्नों में भी इन्हें शामिल किया। और आर्यभट्ट को ये गुरु अपना मान चुके थे, इनके गुरु आर्यभट्ट थे। वही इन्होंने आपके जो इंद्रप्रस्थ है उसमें एक लोहा स्तंभ का इन्होंने निर्माण कराया। एक समय मापक घट यंत्र का भी इन्होंने निर्माण किया। वहीं आपके ईरान के शहंशाह नौरोसवाब ने, जो आपके जुंदीपुर में पड़ता है, उन्होंने इनको आमंत्रण किया और इन्होंने वहां एक वेधशाला का निर्माण किया। तो आपको ये 3 चीजें भी याद रखना है कि इंद्रप्रस्थ में इन्होंने एक लोह स्तंभ बनवाया, समय घट मापक यंत्र की निर्माण किया। वहीं ईरान के शहंशाह के बुलाने पर वहां गए और उन्होंने वहां एक वेधशाला का निर्माण किया। तो इतना कुछ आप इनके बारे में जान लोगे तो 3 मार्क का लिखने में आसानी होगी। आप लिखोगे इनका टाइम पीरियड, दूसरा आप लिखोगे 550 में जब उन्होंने 3 वो ग्रंथ लिखे हुए हैं आपके, ये एक ग्रंथ पंच सिद्धांति का जो बताया है वो 3 ग्रंथ लिख देंगे आप। आर्यभट्ट वाला जिक्र कर देंगे और जो इन्होंने लोह स्तंभ वगैरह इंद्रप्रस्थ बनाया उसका जिक्र कर देंगे, वेधशाला का जिक्र कर देंगे, है ना, समय घाटक। तो इतना आप 3 मार्क के लिए पर्याप्त होता है। तो बताने का उद्देश्य यही था क्योंकि ये उज्जैन के पास के हैं, उज्जैन में इनका कायथा में इनकी जन्मस्थली थी। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा वराह मेहर के बारे में जानना आवश्यक है। वहीं वर्तमान में जो कायथा नगरी बसी हुई है, जहां ये अभी कायथा नगरी है या कायथा स्थल, वहां एक नगर बस चुका है।
जिस कारण वहां अब उत्खनन संभव नहीं है क्योंकि नगर बस चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि अब उसमें उत्खनन नहीं हो रहा है वहां। वही कायथा के जो टीले के ताम्र पाषाण युग से आपके गुहा काल यानी गुप्त काल तक के हमें यहाँ स्थल प्राप्त होते हैं कायथा में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से। पहले ही कहा था प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा कि कायथा मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आपको याद रखना है उज्जैन के पास है, किस नदी किनारे पास है, तो याद रखेंगे। वहीं उपकरणों की बात करें, क्योंकि अब ताम्र पाषाण काल है तो चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन, काले वाह है यहाँ का काले लाल मृदभांडों पर चित्र, तांबे की कुल्हाड़ियां व चूड़ियां, क्योंकि तांबे का युग चल रहा है तो तांबे तो हर जगह रहेगा, पत्थर के सूक्ष्म हथियार और मनके, वहीं तांबे व मिट्टी के पशु आकृतियां। तो जो आपको कुछ स्थल याद रखना है कि वहां क्या क्या वहां मिला है। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली आपको, है पत्थरों के औजार वगैरह, और जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ब्राउन स्प्लिट वियर, मोटे मजबूत ब्रह्मांड। ये थोड़ा सा स्पेशल याद रखना आपको कि ये वाला मृदभांड भी वहां मिला है। वही जो नोट वाली बात है यहाँ, क्या प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा यानी हड़प्पा समकालीन, और हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा पश्चात, तीनों के हमें यहाँ साक्ष्य क्या हुए प्राप्त हुए। केवल यही वो जगह है जहां हमें इन तीनों के ताम्रपाषाण स्टार्ट कहां से होता है आपके, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा समकालीन और हड़प्पा पश्चात। हम हड़प्पा पश्चात इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके जो एविडेंस प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में हुए, इसलिए आपको जो, और इन तीनों ही काल के यहाँ हमें क्या मिले हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं या एविडेंस प्राप्त हुए हैं कायथा में। तो ये सब जो आपने जाना कायथा के बारे में ये पर्याप्त है। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था आज की जो क्लास में कि आपको थोड़ा सा वराह मेहर के बारे में जानना था, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार इनका मेहर से वराह मेहर नाम पड़ा, इनके पिता का क्या नाम था, कब पैदा हुए, कब इनका कार्यकाल था और कब इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, ये सब आपको जानना था रिमार्कर में। बाकी तो वही बातें हैं सब, क्या ताम्र युग है तो आपको तांबे की कुल्हाड़ियां चूड़ियां वगैरह प्राप्त होंगी। अब नेक्स्ट स्थल की तरफ बढ़ते हैं, नवदा टोली। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 1660 बीसी से आपका 1440 बीसी के मध्य माना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहां एक सुनियोजित नगर प्राप्त हुआ है। इस बस्ती पर मिली हुई है ताम्रपाषाण की यहाँ एक पूरा नगर, और वहीं इसका स्थल का है नर्मदा महेश्वर नर्मदा तट पर। ये कहां पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। और कुछ चीज और लिखना जरूरी है इसके बारे में, यहाँ कुछ घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहा, नवदा टोली में। वो घरों जो उनके घर झोपड़ी नुमा घर थे वो किस प्रकार थे, गोलाकार, आयताकार और चौकोर, इस टाइप के जो कुछ हमें घर प्राप्त हुए वो हमें यहाँ के नवदा टोली में प्राप्त हुए हैं। वहीं कुछ और स्थल है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ विदेशियों का विदेशी अप्रवास के भी यहाँ कुछ विदेशी भी यहाँ अप्रवास के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ चूल्हे, परिवहन गाड़ी और दाल, कुछ मूंग, चने मटर आदि की फसलें प्राप्त हुई हैं। वहीं तांबे और पत्थर के सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं जो कि हर जगह आपको प्राप्त हुए। बस यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि सुनियोजित नगर और झोपड़ी नुमा घरों के जो आकार थे, गोलाकार, आयताकार और आपके गोलाकार के, ये कुछ हमें वहां घरों के एविडेंस प्राप्त हुए। वही परिवहन गाड़ी है ना, चूल्हे, वहीं आपके कुछ फसलों के भी, गेहूं, चना मटर इस टाइप के भी वहां कोई साक्ष्य मिले। वहीं तांबे के और आपके पत्थर के औजार मिले, मृदभांड काले के जो मिले वो हर जगह मिले। बस आपको यहाँ याद रखना है, क्वेश्चन आएगा वो आना है सुनियोजित नगर मिलेगा। और वहीं झोपड़ी नुमा नगरों के झोपड़ी नुमा घरों के जो आकार हैं, गोलाकार, आयताकार, ये कुछ है वहाँ। और कहाँ तट है, ये महेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित है जो कि वर्तमान में आपके खरगोन जिले में आता है। तो ये नवदा टोली हो गया आपका। कायथा हम पढ़ ही चुके हैं, किसने खोज की, कहाँ इसका जिक्र हुआ, है ना, ये सब पढ़ लिया आपने। अब कुछ और बचे हैं आपके एरड़, बेसनगर, वो अगली क्लास में हम कंप्लीट करते हुए आपके लौह युग की तरफ बढ़ते हुए प्राचीन भारत में प्रवेश करते हुए जाएंगे।
कोई सिंधु सभ्यता के यहाँ कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुए, तो उसके बारे में हम यहाँ कोई जिक्र नहीं करेंगे। 3 मार्कर के हिसाब से मैंने आपको वराह महल के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, और अगली क्लास में हम इसको जल्दी से ताम्रपारण का एज को कंप्लीट करेंगे और आगे हिस्ट्री को बढ़ाएंगे। ये प्री कम मेंस के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि आप पूरा कायथा समझे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी देखे हुए हैं आपने, और यहाँ एक नवदा-टोली भी देखा हुआ है कि आप 3 मार्कर लिखने में भी आप कैपेबल हो। और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आना है वो तो पता ही है आपको, कायथा कहाँ है, नवदा-टोली में सुनियोजित नगर कहाँ प्राप्त हुआ, ये जो सब सारी वो है आपकी, वो आप एग्जामों में लिखने में सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही, कल अगली क्लास में हम इस पूरे स्थलों को कंप्लीट करते हुए हिस्ट्री में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।